आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, हिमाचल डायरी के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मवीर और आइए नजर डालते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरों पर। हिमाचल सरकार तथा राजस्थान के मध्य पौंग डैम विस्थापितों के शेष परिवारों को पुनर्स्थापित तथा भूमि आवंटन करने के लंबित पड़े मामलों को हल करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान में भूमि के आवंटन से संबंधित पौंग डैम विस्थापितों के लंबित पड़े सभी मामलों की समीक्षा तथा आवंटन की प्रक्रिया 30 सितंबर 2017 तक पूरी कर दी जाएगी। हिमाचल सरकार इस संबंध में राजस्थान सरकार को सभी आवश्यक दस्तावेज सौंपेगी। राजस्थान सरकार इन मामलों में शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी रहने की स्थिति में हिमाचल सरकार के राहत एवं पुनर्वास उपायुक्त को व्यक्तिगत तौर पर संपर्क किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बीकानेर में उपनिवेशन आयुक्त के कार्यालय में प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को शेष बचे पौंग डैम विस्थापितों को भूमि आवंटित करने के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। हिमाचल सरकार के राहत एवं पुनर्वास उपायुक्त पात्र विस्थापितों के बीच इन शिविरों का विस्तृत प्रचार को सुनिश्चित बनाएंगे। इसके अतिरिक्त उपायुक्त या उनकी ओर से कोई आधिकारिक प्रतिनिधि शिविरों में उपस्थित रहकर भूमि आवंटन की प्रक्रिया में सहयोग देंगे। राजस्थान उपनिवेशन नियम 1972 का नियम 4A उन विस्थापितों को भूमि आवंटन के कुछ बाधाएं उत्पन्न करता है जिन्होंने परिवार नियोजन नियमों का पालन नहीं किया है। राजस्थान सरकार अभी तक इस नियम को लागू करने के मामले में उदारवादी रही है, लेकिन कुछ मामलों में इस नियम के चलते भूमि आवंटन में बाधा उत्पन्न हो रही है। राजस्थान सरकार ने ऐसे मामलों की पुनर्समीक्षा करने तथा भविष्य में इन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने पर सहमति जाहिर की है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जहां आवश्यक हुआ तो नियम 7A लागू किया जाएगा तथा राजस्थान सरकार नियमों में उल्लेखित 18% ब्याज के प्रावधान पर भी विचार करेगी। दोनों सरकारें उच्च न्यायालय में लंबित पड़े विभिन्न मामलों की स्थिति पर पुनः सहमति बनाएगी तथा बैठक में लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए एक संयुक्त शपथ पत्र जमा कराएगी ताकि इस तरह के सभी मामले निपटाए जा सकें। राजस्थान सरकार ने भूमि के आवंटन के लिए पर्याप्त भूमि चिन्हित कर ली है तथा यदि न्यायालय में आदेश हुए तो पात्र परिवारों को चिन्हित कर उन्हें अतिरिक्त भूमि आवंटन करने का भी प्रावधान करेगी। सरकार ने स्कूली छात्रों को वर्दी तो मुहैया करवा दी है, मगर लगता है विभाग शायद वर्दी सिलने के पैसे देना भूल गया है। हालांकि सरकार की तरफ से स्कूल के गरीब बच्चों को वर्दी के साथ साथ वर्दी की सिलाई भी दी जाती है। शिक्षा खंड गोहर के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक पाठशाला नौड़ में 6ठी, 7वीं तथा 8वीं कक्षा के छात्रों की वर्दी के पैसे आज तक नहीं मिल पाए हैं। स्कूल प्रबंधन समिति नौन के नवनिर्मित अध्यक्ष हेम सिंह पठानिया ने बताया कि उन्हें स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाले लगभग 2 महीने हो गए हैं और इस दौरान उन्हें बच्चों के अभिभावकों द्वारा स्कूल की वर्दी के पैसे न आने की शिकायत मिल रही है। उन्होंने बताया कि बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें उप शिक्षा निदेशक मंडी को उक्त जानकारी से अवगत करवाया गया है। वहीं स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हेम सिंह पठानिया ने बताया कि 2013-14 में कुल 52 छात्र छात्राओं को तथा वर्ष 2014-15 में कुल 54 छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से निःशुल्क वर्दी बांटी गई थी, मगर बड़े खेद की बात है कि इन 2 वर्षों के दौरान सरकार की ओर से मिलने वाली वर्दी की सिलाई का पैसा आज तक नहीं मिल पाया है। स्कूल प्रबंधन समिति ने विभाग से मांग की है कि इन 2 वर्षों में मिलने वाली निःशुल्क वर्दी का पैसा कहां गया, इस बात का स्पष्टीकरण बताएं। उन्होंने बताया कि अगर सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है तो विभाग उसका स्पष्टीकरण करवाए। मैं हेम सिंह पठानिया गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नौन का SMC प्रधान हूँ। हमारे स्कूल में जैसे मैं प्रधान अभी 2 महीने पहले प्रधान बना तो मैंने पीछे का पूरा डॉक्यूमेंट्स चेक किया। चेक करने के बावजूद उसमें 2013 और 14 और 15 के बच्चों के कपड़ों की सिलाई के पैसे ही नहीं मिले हुए हैं। तो जब मैंने आपने BSc से बात की तो BSc बोलते हैं कि मैं प्रिंसिपल साहब को पूछता हूँ
तो प्रिंसिपल साहब को पूछा तो प्रिंसिपल साहब को कहते हैं भाई कि हमारे पास कोई पैसा आया नहीं है मंडी से। उसके बाद मैं डायरेक्टर के पास मंडी गया, डायरेक्टर साहब ने बोला कि मैं इसकी छानबीन करूंगा। परंतु आज जब मैंने टेलीफोन में डायरेक्टर साहब से बात की तो डायरेक्टर साहब बोलते हैं आप प्रिंसिपल के पास जाइए, प्रिंसिपल के फोन में मेरे से बात कराइए। तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तो इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ सरकार से और ये शिक्षा विभाग के डायरेक्टर साहब से ये निवेदन करता हूँ कि कहाँ ये पैसा फंसा हुआ है गरीब आदमियों का, जब सरकार दे रही है तो मैं निवेदन करूँगा भाई कि इसको जल्दी से जल्दी ये पता लगाया जाए कि किस ये में ये पैसा पड़ा हुआ है, किसी ने गोली कर दिया है या किसी ने क्या किया हुआ है। अगर पीछे से नहीं आया तो इसका हमें स्पष्ट रूप से ब्यौरा मिलना चाहिए। नगर निगम शिमला के चुनाव में अब 34 वार्डों के लिए कुल 126 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। नाम वापसी के आखिरी दिन 8 जून को कुल 28 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। चुनावों के लिए कुल 154 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था। नाम वापस लेने वाले अधिकतर प्रत्याशी कांग्रेस के माने जा रहे हैं, जिनको कांग्रेस ने आपसी सहमति के बाद नामांकन वापस लेने के लिए बातचीत पर बुलाया था। इसके अलावा सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी वितरित कर दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला रोहनचंद ठाकुर ने बताया कि नगर निगम पार्षद निर्वाचन के लिए नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया के दौरान 28 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिए हैं। 9 जून से चुनाव प्रचार पूरा यौवन पर होगा। निगम के लिए 16 जून को वोटिंग होनी है, जबकि 17 जून को मतगणना के साथ ही परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। हमारे 28 लोगों ने विड्रॉ किया है। हर वार्ड की जो लिस्ट है, कई वार्ड से किसी ने विड्रॉ नहीं किया, कई वार्ड से ज़्यादा ने विड्रॉ कर लिया। तो जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनमें से आप अगर ये नंबर हटा दें तो आपको पता चल जाएगा। टोटल हमारे कैंडिडेट्स थे 154 माइनस आप 28 कैंडिडेट्स जब करेंगे तो आपके 126 कैंडिडेट्स अभी भी फ्रेम है। नहीं, वो तो बात स्पष्ट है कि अगर उसका नाम इलेक्टोरल रोल में है, चाहे फोटोग्राफ है या फोटोग्राफ नहीं है, उसको वोट करने का पूरा अधिकार है। पॉइंट ये है कि जब वो आएगा उसको अपने साथ कुछ आइडेंटिटी कार्ड कैरी करनी चाहिए, जिससे हम ये पुष्टि कर पाएँ कि ये जो आदमी जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में है वो वही आदमी है जो क्लेम कर रहा है कि ये मेरा नाम है। तो हम चाहेंगे कोई भी वैलिड फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए, चाहे पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, जिससे भी हम ये उन फैक्ट्स की पुष्टि कर सकें जो इलेक्टोरल रोल में लिखे हैं। अब हमारे लिए बहुत बिजी शेड्यूल है। आज सबसे पहले हमने जो भी लिस्ट फाइनलाइज हुई है, सिंबल्स भी अलॉट हो गए हैं। सिंबल्स अलॉट करने के बाद अब सबसे पहला चैलेंज हमारे लिए है बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग करवाना। आज हम ऑर्डर दे देंगे बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग के लिए। एक बार जब बैलेट पेपर्स छप के आ जाएंगे फिर EVMs की तैयारी करनी होगी। ये एक प्रोसेस है जो साथ साथ में चलेगा। सिंबल आज ही अलॉट हो गए, सिंबल के बिना बैलेट प्रिंट नहीं हो सकता, वो ऑलरेडी अलॉटमेंट हो गई है। साथ में हमको अपने स्टाफ की ट्रेनिंग हमने कल रखी थी 7 तारीख को। स्टाफ की जो रैंडमाइजेशन है, हमें ये नहीं, हम वो तभी निर्धारित होगा कि कौन सी पोलिंग पार्टी कहाँ जाएगी, वो 12 तारीख को डिसाइड होगा। और पार्टीज़ की 13 को ट्रेनिंग होगी, फिर से सेकेंड ट्रेनिंग होगी। 10, 11, 12 को हमको EVMs भी तैयार करनी है, पूरी तरह से टेस्टिंग करनी है, जिसमें उम्मीदवारों को भी बुलाया जाएगा चेकिंग करने के लिए। 14 तारीख को हमारी डिस्पैच है और उससे पहले हमें 9 तारीख, हमने 7 तारीख मतलब कल की डेट को हमें जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको पोस्टल बैलेट्स के लिए भी जिसने अप्लाई करना था वो हो गया है, वो भी हमने उनको दे दिए हैं फॉर्म्स। तो हमारी यही कोशिश है कि 13 तारीख की जो मीटिंग होगी उसमें ही एम्प्लॉयज़ से पोस्टल बैलेट्स भी कास्ट करवा लिए जाए। पार्टी पे तो इलेक्शन हो नहीं रहा, तो अलग अलग डिसाइडेड चिन्ह है, उनका आवंटन आज हो गया तो वो तो लगेंगे ही लगेंगे। साथ में इस बार बैलेट पेपर पे उम्मीदवार की फोटोग्राफ भी लगेगी। नगर निगम शिमला में अब तस्वीर साफ हो चुकी है। प्रत्याशियों को घोषित करने में डर रही कांग्रेस पार्टी ने भी आखिरकार आधी अधूरी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। शिमला विधानसभा कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हरीश जनार्था टिकट आवंटन को लेकर पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुक्खू से खासे नाराज नजर आ रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी के अंदर बवाल मचने के पूरे आसार लग रहे हैं।
सुक्खू उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर हेडली चले गए हैं। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि वह एक बार फिर नगर निगम की हॉट सीट पर आसीन होगी। पिछले 27 साल तक लगातार नगर निगम में कांग्रेस सत्ता पर ही रही। सिर्फ पिछली मर्तबा कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था और उसके मात्र 8% जीतकर आए थे। दूसरी ओर भाजपा ने सबसे पहले अपने प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में उतार दिए थे, यानी कि सभी 34 वार्डों में भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। डैमेज कंट्रोल के लिए भी भाजपा ने कुछ बागियों को मना लिया है। इसके बाद भाजपा मानकर चल रही है कि 32 साल के सूखे के बाद नगर निगम की सत्ता पर इस मर्तबा वह काबिज होगी। भाजपा के लिए राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि पिछली मर्तबा भाजपा के पास नगर निगम बनाने का सबसे बड़ा मौका था, जब भाजपा के 12 पार्षद नगर में जीतकर आए थे, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर का डायरेक्ट करवाकर भाजपा ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली और हाथ लगे मौके को गवा दिया। वहीं इस बार माकपा भी 27 वार्डों में चुनाव लड़ रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि माकपा ने इतने ज्यादा उम्मीदवार नगर निगम में उतारने की हिम्मत की है। उनका आत्मविश्वास इसलिए भी आसमान पर है कि पिछले 5 सालों में शिमला नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर माकपा के रहे हैं। इस दौरान शिमला के विकास के लिए केंद्र से पैसा भी पानी की तरह पहुंचा। सिर्फ पानी ही लोगों तक नहीं पहुंच पाया। अमृत सिटी से करोड़ों रुपए आया। स्मार्ट सिटी की दौड़ में शिमला अभी भी बना हुआ है। ऐसे में इन सब का श्रेय माकपा लेने में जुटी हुई है। यही कारण रहा कि इस मर्तबा माकपा तिकोना मुकाबला निगम में मानकर चल रही है। अब तीनों ही दलों ने नगर निगम के चुनावी अखाड़े में अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए उम्मीदवारों से लेकर बड़े नेता निगम चुनाव में कूद पड़े हैं। भाजपा ने तो अपने बड़े बड़े दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी कल से शिमला पहुँच गए हैं और चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। शिमला के सांसद पहले से ही शिमला में डेरा डाले हुए हैं। इसके अलावा भाजपा नेता राजीव बिंदल एवं रविंदर नबी ने भी पहले से ही शिमला में मोर्चा संभाल रखा है। शिमला कॉरपोरेशन का चुनाव और चुनाव के अंदर जो मुख्य विषय चल रहे हैं वो आज हम आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास करें। शिमला के अंदर आजकल कम्युनिस्टों की कॉरपोरेशन है। उससे पहले सदैव कांग्रेस और कम्युनिस्टों की मिलीजुली कॉरपोरेशन रही। शिमला हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना ऐतिहासिक नगर है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, और राजधानी के गौरव को घटाने का प्रयास योजना पूर्वक कांग्रेस ने और कम्युनिस्टों ने किया है। केंद्र की आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने देश के अच्छे बड़े बड़े शहरों के लिए स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया। स्मार्ट सिटी के लिए कुछ कागजात तैयार करने थे, कुछ एक्टिविटीज करनी थी और उसकी फाइल केंद्र सरकार को भेजनी थी। कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने और शिमला के साथ अन्याय करते हुए उन कागजात को सही समय के ऊपर ठीक तरह से ड्राफ्ट करके नहीं भेजा। शिमला कॉरपोरेशन को भी उसके अंदर अहम भूमिका निभानी थी। शिमला की कॉरपोरेशन के कम्युनिस्ट जो शासित लोग हैं उन्होंने भी उसकी तैयारी ठीक ढंग से नहीं की और जो 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा शिमला के विकास कार्यों के लिए मिल सकता था उसका भारी नुकसान शिमला की कॉरपोरेशन को हुआ। उसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेवार हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने तय किया शिमला को देने का, परंतु इन्होंने नहीं लिया और यहाँ का अधिकार धर्मशाला के लिए चला गया। जो अमृत सिटी के पैसे आए उसका पूरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है। हम सवाल खड़ा करते हैं कहाँ गई अनारकली? अनारकली वो रेलिंग है जो और ढलवा लोहे से बनने वाली रेलिंग, बेहतरीन रेलिंग, ऐतिहासिक रेलिंग, उसको उतार दिया, उसको तोड़ दिया, उसको काट दिया। उसकी जगह चद्दर की रेलिंग सेंट्रल पार्ट के अंदर बनाई गई। लाखों रुपया बर्बाद किया। कहाँ है अनारकली? ये हमारा सवाल है। कहाँ गई अनारकली? कहाँ भ्रष्टाचार हुआ और शिमला का गौरव क्यों इन्होंने खोया? ये आज मुद्दे हैं और जहाँ पानी का मुद्दा है, जहाँ पीलिए का मुद्दा है, जहाँ पर और हमारी राजधानी को यहाँ से हटाने का मुद्दा है, वहीं पर स्मार्ट सिटी और अनारकली का मुद्दा है। इनको जवाब देना पड़ेगा और 31 साल से कांग्रेस और कम्युनिस्ट इसके ऊपर काबिज हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेशन बनेगी तो
विधिवत रूप से समाज की समस्याओं का समाधान करेंगे। जिला किन्नौर के सांगला में बहादुरी की मिसाल पेश करते हुए 8 वर्ष के कनिष्क यादव ने 15,600 फीट ऊंचे रूपिन पास को पार करते हुए कीर्तिमान स्थापित किया। कनिष्क इस रूपिन पास पार करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। कनिष्क यादव हरियाणा के रहने वाले हैं और वह तीसरी कक्षा में पढ़ाई कर रहा है। जिला किन्नौर के सांगला में गुरुवार को बहादुरी की मिसाल पेश करते हुए 8 साल के कनिष्क यादव ने 15,600 फीट ऊंचे रूपिन पास को पार करते हुए कीर्तिमान स्थापित किया। अब वह रूपिन पार करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। पहली बार इस ट्रैक रूट को पार करने के लिए ट्रैकिंग कंपनी वाले 8 दिन का समय लेते थे, लेकिन इस बहादुर बच्चे ने के ग्रुप, जिसमें इसके माता पिता भी शामिल थे, ने यह ट्रैक मात्र 5 दिन में पूरा कर लिया। यह ट्रैक रूट उत्तराखंड के धौला से आरंभ होते हुए सेवा, कुवार, जिसकुन, जाखा से होते हुए रूपिन टॉप पर पार करते हुए हिमाचल के सांगला गांव में समाप्त होता है। इस ट्रैक रूट को पार करने के लिए 2 दिन का रूट ग्लेशियर से होकर गुजरता है, जबकि 1 दिन हिमपात पर चलना होता है। इसे कनिष्क ने बिना किसी मेडिकल सहायता व सहयोग से पार किया। 8 साल की उम्र में इस ट्रैक रूट को पार करने से ट्रैकिंग करवाने वाली कंपनी भी हैरान है। कनिष्क यादव अपने गांव कौनसिवास, जिला रिवाड़ी, हरियाणा में तीसरी कक्षा में पढ़ाई कर रहा है। इससे पूर्व भी वह उत्तराखंड की चंद्रशिला चोटी पर चढ़ चुका है। हिमाचल डायरी में वक्त हो गया एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।